हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम जानेंगे हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के बारे में। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी क्या है, इसका हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर देखेंगे। एंड अर्लियर लेक्चर में हमने यहाँ पर हेपेटिक फेल्योर मीन्स की लीवर फेल्योर के बारे में जान चुके, राइट। क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या है इसकी, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। देन इसकी स्टेजेस के बारे में जानेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन। फाइनली बात करेंगे हम मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट और सपोर्टिव एंड प्रिवेंटिव केयर के बारे में। ऑलराइट, तो चलिए लेक्चर को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी इज ए न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम caused by liver dysfunction leading to the accumulation of neurotoxins, particularly ammonium, in the bloodstream and brain. It is commonly associated with acute or chronic liver disease. Alright. So hepatic encephalopathy क्या है? Hepatic encephalopathy is a न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम ना, ये एक आपका न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम है। न्यूरो एंड साइकेट्रिक दोनों आपका एक सिंड्रोम होता है। ये किसकी वजह से होता है? आपको लीवर डिसफंक्शन की वजह से आपको कॉज होता है। दिस इज द न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम एंड कॉज्ड बाय लीवर डिसफंक्शन लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूरोटॉक्सिन्स, जो किसको लीड करता है, एक्यूमुलेट करता है आपके न्यूरोटॉक्सिन्स को, पार्टिकुलरली अमोनिया को। किसको? अमोनिया को। इन द ब्लड स्ट्रीम एंड ब्रेन, कहाँ पर? ब्लड स्ट्रीम में और आपके ब्रेन में। कॉमनली एसोसिएटेड विद द एक्यूट और क्रोनिक लीवर डिसीज, ये आपका एसोसिएटेड होता है अक्सर कॉमनली क्रोनिक और लीवर, आपका क्रोनिक एंड लीवर क्रोनिक और एक्यूट लीवर डिसीज से। ऑलराइट, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। देन कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ने, तो पहले हम बात करेंगे कॉजेस के बारे में। तो कॉजेस है एक्यूट लीवर फेल्यूर, एक्यूट लीवर फेल्यूर होने की वजह से, क्रोनिक लीवर डिसीज और लीवर सिरोसिस की वजह से, ओर्टोसिस्टमिक सेंटिंग की वजह से, जो कि एक सर्जिकल आपके एक स्पॉन्टेनियस सेंट होता है, उसकी वजह से आपको हो सकता है। अदर रिस्क फैक्टर इंक्लूड इन्फेक्शन, एग्जांपल आपका स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस के केसेस में आपको हो सकता है। कोई भी आपको इन्फेक्शन हुआ है स्पॉन्टेनियस या फिर बैक्टीरियल आपको पेरिटोनाइटिस है, उसके केस में हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जीआई ब्लीड की वजह से, एग्जांपल बेरिसिल बहन होना, बेरिसिल ब्लीडिंग की वजह से ये केस आपको देखने को मिल सकता है। देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, स्पेशली हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकैलेमिया होने की वजह से, राइट, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकैलेमिया की वजह से हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। हाई प्रोटीन इंटेक की वजह से आपको हो सकता है, प्रोटीन का आपका इंटेक ज्यादा है। कंजप्शन ऑफ द इंक्रीज अमोनिया एब्जॉर्प्शन, कंजप्शन करना या फिर अमोनिया का जो कंजप्शन है वो क्या होना, इंक्रीज हो जाना, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाना। दिस इज द वन रिस्क फैक्टर। देन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन या सेडेटिव हो गया, नारकोटिक्स हो गया, ऐसी मेडिसिन लेने से भी आपको हो सकता है, राइट। अल्कोहल एक्सेसिव कंज्यूम करने की वजह से भी आपको हो सकता है, राइट। सो दिस इज द कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। नाउ वी आर टॉक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी। सो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हेपेटिक इंसेफेलोपैथी रिजल्ट फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ अमोनियम एंड आइडेंटिफाइड टॉक्सिन्स, राइट। तो ये किसकी वजह से आपको होता है? आपका एक्यूमुलेट होना ब्लड वेसल्स में, आपका ब्लड स्ट्रीम में अमोनिया का और जो अदर टॉक्सिन्स है उनका एक्यूमुलेट होना, राइट। मेटाबोलाइज इन द ब्लड, जिनका मेटाबोलाइज इधर होता है ब्लड का, बिकॉज ऑफ द लीवर सेल्स इनएबिलिटी टू कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका लीवर डिसफंक्शन होने की वजह से लीवर आपका इनएबिलिटी हो गई, उसको एबल नहीं है कन्वर्ट करने के लिए आपका अमोनिया को यूरिया में, तो वो किधर आपका अमोनिया जो है वो एक्यूमुलेट कहाँ हो रहा है, आपके ब्लड स्ट्रीम में। ऑलराइट, आई समझ। तो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर, राइट। इटियोलॉजिकल एनी फैक्टर की वजह से हो सकता है। Then damage the liver cell fail to detoxify and convert ammonia into urea. अब ये क्या कर रहा है, ड्यू टू यानी इटियोलॉजिकल फैक्टर, लीवर सेल उनको क्या कर रहा है, फेल है ना, लीवर सेल अपना फंक्शन है वो एबल नहीं है
जो कि लीवर सेल फेल हो गए आपके, एंड डिटॉक्सिफाई करने में एंड कन्वर्ट करने में अमोनिया को यूरिया में, राइट। देन अमोनिया ब्लड लेवल राइसेस। अब अमोनिया ब्लड लेवल है वो क्या हो गया, यहाँ पर आपका इंक्रीज होना शुरू हो गया। देन अगले लेवल में अमोनिया एंटर इनटू द ब्लड। अब जो यूरिन में होना चाहिए थी पर वो एंटर किसमें कर गई, आपके ब्लड में, राइट। लेवल इंक्रीज हुआ, लेवल इंक्रीज होने की वजह से आपका जो अमोनिया है वो एंटर करता है आपके ब्लड स्ट्रीम में, right? Hope you understand. Then increase permeability of blood brain barrier to ammonia. अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इसकी परमिबिलिटी है वो क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। परमिबिलिटी ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर टू अमोनिया। ब्लड ब्रेन जो बैरियर है आपका ब्रेन के बीच में और उसमें क्या हो रहा है, इसकी जो परमिबिलिटी है अमोनिया की वो इंक्रीज हो जाना, राइट। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे अमोनिया इज डिलीवर्ड टू द ब्रेन एंड कॉज ब्रेन डैमेज एंड डिसफंक्शन। अब जो आपका अमोनिया है वो कहाँ, आपकी ब्लड में जो आपकी स्ट्रीम है, आपके ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स है ब्लड स्ट्रीम में, वहां तक आपका अमोनिया क्या हो गया, डिलीवर हो गया। वहां तक आपका जो अमोनिया वो पहुंच चुका है, कहाँ तक, आपके ब्रेन तक, जो किसको कॉज करता है, आपके ब्रेन के डैमेज को, आपको ब्रेन डैमेज होना एंड डिसफंक्शन होना, राइट। देन हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। अब फाइनली ये कॉज करता है आपके हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, राइट। इन्फ्लेमेशन होना आपके हेपेटिक में, सॉरी आपके ब्रेन में बाय द लीवर डिसऑर्डर की वजह से। सो दिस इज द नॉन एज साइको सॉरी राइट। देन अगला हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ द हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। अब इसके क्या क्या स्टेजेस हैं, इसको क्लासिफाई किया है 4 स्टेजेस में, जिसमें हमारा फर्स्ट है 0 स्टेज, जिसमें आपका मिनिमल, बहुत ही कम आपका हेपेटिक इंसेफेलोपैथी होता है। यहाँ पर आपका नो ऑब्वियस, किसी प्रकार का आपकी ऑब्वियस सिम्टम हमको देखने को नहीं मिलता है, एंड सटल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट डिटेक्टेबल। अब कुछ आपका एक कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, डिटेक्टेबल होता है बाय स्पेशलाइज्ड टेस्ट। हम इसे स्पेशलाइज्ड टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। बाकी का कोई ऐसा ऑब्वियस एग्जैक्ट हमको यहाँ पर सिम्टम दिखाई नहीं देता है, सिम्टम हमको शो नहीं होता है, सिम्टम हमको समझ नहीं आता है। कुछ हद तक जो हमारा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है वो हमको डिटेक्टेबल होता है कुछ स्पेशल टेस्ट की वजह से। और फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, थोड़ा सा माइल्ड केस में हमको हेपेटिक देखने को मिल जाता है, राइट, इंसेफेलोपैथी। तो सटल चेंज इन पर्सनालिटी, अटेंशन डेफिशिएट, इरिटेबिलिटी, फटिग एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। क्या सिम्टम हमको इसमें देखने को मिलते हैं, फर्स्ट स्टेज में आपको पर्सनालिटी में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं कुछ आपको पर्सनालिटी में, जैसे कि आपका अटेंशन डेफिशिएट होना, राइट, इरिटेबिलिटी होना, फटिग होना एंड स्लीप में आपका डिस्टरबेंस होना। सो दिस इज द सिम्टम्स, राइट। देन सेकेंड स्टेज में क्या होता है आपका, सेकेंड स्टेज में आपका मॉडरेट लेवल पर आ जाता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट आपका डिसोरिएंटेशन होना पर्सन से, प्लेस से एंड टाइम से, डिसोरिएंटेशन होना, कंफ्यूजन होना, लिथार्जी होना, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होना, राइट, एंड एस्टेरेसिस होना, राइट। ये भी एक हमारा फ्लैपिंग, ट्रिमर्स वगैरह आना, ये इस तरीके की कंफ्यूजन की स्टेट होती है, राइट, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो क्या क्या होना, डिसोरिएंटेशन होना, कंफ्यूजन होना, लेथार्जी होना, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स होना एंड एस्टेरिसिस होना, जो कि फ्लैपिंग एक ट्रिमर लाइक होता है, ऑलराइट। देन स्टेज थर्ड में क्या होगा आपके यहाँ पर, स्टूपर मार्क कंफ्यूजन, स्टूपर होना, एकदम कंफ्यूजन होना, इनकोहेरेंट स्पीच होना, ना कुछ भी इररिलेवेंट स्पीच होना, राइट, कंफ्यूजन, इररिलेवेंट स्पीच, सिग्निफिकेंट एस्टेरिसिस, राइट। सो स्टेज 4 में क्या होता है आपका यहाँ पर, स्टेज 4 अनकॉन्शियसनेस, आपका जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, अनरिस्पॉन्सिवनेस, साथ ही साथ एब्सेंस ऑफ एस्टेरिसिस एंड पोटेंशियल प्रोग्रेशन टू दैट, और पोटेंशियली वो प्रोग्रेस कर रहा है किसकी तरफ, डेथ की तरफ, राइट। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फर्स्ट आ जाएगा कॉग्निटिव आपका इम्पेयरमेंट होना, आपकी
आपकी जो एबिलिटी है, मेमोरी आपकी लॉस होना, कंफ्यूजन होना, लेथार्जी होना, पर्सनालिटी में आपको चेंजेस देखने को मिलना, मेमोरी लॉस होना, फॉरगेटफुलनेस होना, मोटर डिस्फंक्शन में एस्टेरिसिस, सिलर डिस्पीस होना, एटेक्सिया होना, राइट, एक्सेट्रा। न्यूरोलॉजिकल साइन में आपका हाइपर रिफ्लेक्सिया होना, एबनॉर्मल पोस्चरिंग होना, एंड सीवियर केसेस में अल्टर्ड स्लीप साइकिल होना। देन फीटर हेपेटिकस आपका क्या होता है, मस्टी ब्रीथ ऑर्डर, मस्टी आपका ब्रीथ ऑर्डर होना। ऑल राइट। देन नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में क्या है आपका लेबोरेटरी टेस्ट जो आप फर्स्ट कराएंगे, जिसमें आपका एलिवेटेड सीरम अमोनिया लेवल आएगा, एलिवेटेड serum ammonia level through not always proportional to severity। सीरम अमोनिया लेवल जो है आपका एलिवेटेड आएगा और तो नॉट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू सीवियरिटी है ना, जो कि एक मतलब ऑलवेज ये प्रोपोर्शनल नहीं करता है सीवियरिटी को, बट इसका जो लेवल है वो एलिवेटेड आपको देखने को मिल जाता है। देन लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी जो हमारा अगला टेस्ट है वो हम यहाँ पर कराएंगे, जिसमें हम चेक करेंगे आपका बिलिरुबिन है वो आपको इंक्रीज दिखाई देगा, आईएनआर एंड ट्रांसमिनेस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो कि आपका जिसमें आपका होगा लो सोडियम एंड पोटेशियम, राइट। देन अगला है न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग, कुछ साइकोमेट्रिक या हेपेटिक इंसेफेलोपैथी स्कोर्स जो होते हैं, कॉग्निटिव टेस्ट, साइकोलॉजिकल वो टेस्ट हम कराएंगे, न्यूरो इमेजिंग कराएंगे जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई हो गया या फिर ईईजी हो गया है ना, स्ट्रोक वगैरह जिसमें हम चेक करेंगे, ईईजी कराएंगे हम जिसमें हम सो जनरलाइज स्विंग ऑफ ब्रेन एक्टिविटी, इसमें जनरलाइज हम ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसमें हम स्लो देखेंगे, स्लो जनरलाइज स्लोइंग ऑफ ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। क्लिनिकल स्कोरिंग सिस्टम में हम बेस्ट हेवन क्राइटेरिया ग्रेड सीवियरिटी ग्रेड्स के लिए एक टेस्ट होता है जो हम टेस्ट यहाँ पर कराएंगे, राइट, बेस्ट हेवन क्राइटेरिया। Then finally we are talk about management, how to manage it, what is the role of nurse, what is the medical management, and what is surgical management। All right, so first one यहाँ पर हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ अमोनिया लेवल। अब अमोनिया लेवल है उसको रिडक्शन करना है, उसको हमको कम करना है। सिंपल सी बात है कि अमोनिया का लेवल इंक्रीज हुआ है तो हमको उसको डिक्रीज करने के लिए जो भी मेजर्स है उनको हमको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट पेज में देखेंगे कैसे। देन लैक्टुलोज ये नॉन एब्सॉर्बेबल डिसएक्रिएट दैट ट्रैप अमोनिया इन द गट एंड प्रमोट एक्सक्रिएशन, राइट। जो लैक्टुलोज है जो कि आपका नॉन एब्सॉर्बेबल डाइसेकेराइड होता है, जो कि नॉन एब्जॉर्बेबल डाइसेकेराइड दैट ट्रैप अमोनिया इन द गट एंड प्रमोट एक्सक्रिएशन, जो क्या करता है आपका नॉन एब्जॉर्बेबल डाइसेकेराइड, जस्ट मिनट, नॉन एब्जॉर्बेबल डाइसेकेराइड जो कि अमोनिया को ट्रैप करता है गट में एंड प्रमोट करता है आपके एक्सक्रिएशन को, राइट। देन इसका लेवल चेक करेंगे। देन अगला जो मैनेजमेंट है वो रिफाजिमिन। रिफाजिमिन क्या होता है, ये नॉन एब्सॉर्बल एंटीबायोटिक दैट रिड्यूस अमोनिया प्रोड्यूसिंग गट बैक्टीरिया। ये क्या होती है आपकी नॉन एब्सॉर्बल एंटीबायोटिक होती है जिसका क्या फंक्शन होता है, जो कि रिड्यूस करती है आपके अमोनिया के प्रोडक्शन को गट में आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट। अगला बात करेंगे हम सपोर्टिव केयर के बारे में। सपोर्टिव केयर क्या है आपकी, करेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड हाइड्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस हुआ है उसको करेक्ट करना, पेशेंट को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट करना। मैनेजमेंट ऑफ प्रीसिपिटेटिंग फैक्टर, जो भी आपके प्रीसिपिटेटिंग फैक्टर है उनको मैनेज करना, जैसे इन्फेक्शन हो गया, ब्लीडिंग हो गया, एक्सेट्रा। न्यूट्रिशनल थेरेपी, बैलेंस प्रोटीन इंटेक को बैलेंस करना, लिमिट एक्सेसिव इंटेक बट अवॉइड मेल न्यूट्रिशन। एक्सेसिव लिमिट को कम करना, उसको लिमिट करना, बट मेल न्यूट्रिशन को अवॉइड करना, राइट। मेल न्यूट्रिशन भी ना हो, इतना कम भी ना लें।
और लिमिट कर सकते हैं। देन सपोर्टिव, देन लीवर सपोर्ट और ट्रांसप्लांट, अगला जो रोल है वो लीवर सपोर्ट और ट्रांसप्लांट। इन सीवियर और रिफ्रैक्टरी केसेस में हम लीवर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं इफ नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है तो। उस केस में, सीवियर केस में इफ ट्रीटेबल नहीं है उस केस में, राइट। कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स होते हैं जो कि आपका रेगुलर फॉलोअप एंड मॉनिटरिंग हो गया, सिरोसिस रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन है उनको चेक करना, रेगुलर हेल्थ चेकअप वगैरह कराना, जो भी ब्लड रिपोर्ट है, एक्सरे वगैरह है, फॉलोअप लेना डॉक्टर से, चेकअप वगैरह कराना, इमेजिंग स्टडीज वगैरह कराना, जो भी नेसेसरी रिपोर्ट है वो रेगुलर चेकअप वगैरह कराते रहना, राइट। अगला है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब वो नर्सिंग मैनेजमेंट, देन नेक्स्ट वन है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें हम देखेंगे असेसमेंट, प्रिवेंशन। फर्स्ट वन असेसमेंट, मॉनिटर मेंटल स्टेटस, स्लीप पैटर्न एंड न्यूरोलॉजिकल साइन, जिसमें आपको क्या कैसे से मॉनिटर करना है, आपका मेंटल स्टेटस पेशेंट का, स्लीप पैटर्न एंड न्यूरोलॉजिकल साइन ना। पेशेंट का मेंटल स्टेटस कैसा है, कंफ्यूजन है, पेशेंट आपका एक्टिव है ना, लिथार्जी तो नहीं है, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, राइट। देन स्लीप पैटर्न, उसको किस तरीके से डीप स्लीप आ रहा है, लाइट स्लीप या सो नहीं पा रहा है ना, कितने आवर्स का स्लीप हो रहा है। न्यूरोलॉजिकल साइन एनी अदर है, कंफ्यूजन हो गया एक्सेट्रा, वो आपको चेक करना है, irrelevant talks etc. Then regularly check vital sign and serum ammonia level, right। जो important है वो आप चेक करेंगे, रेगुलर आपका vital sign एंड सीरम अमोनिया लेवल है वो आप चेकअप कराते रहेंगे। अगला है प्रिवेंशन, प्रिवेंट कैसे करेंगे, एजुकेट द पेशेंट अबाउट अवॉइडिंग प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, एग्जांपल हाई प्रोटीन डाइट और अल्कोहल। पेशेंट को एजुकेट करना है, पेशेंट को आपको बताना है कि भाई आपको हाई प्रोटीन डाइट इंटेक लिमिट करना है, कम लेना है, और अल्कोहल आपको नहीं लेना है, राइट। इस तरीके से आपको पेशेंट को लाइफ स्टाइल के बारे में एजुकेट करना है, न्यूट्रिशन के बारे में उसको बताना है, एनकरेज करना है उसको ऐसी डाइट लें जिसमें आपका एनिमल प्रोटीन लो हो बट रिच वेजिटेबल प्रोटीन हो ना, एज टोलरेशन के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, मेडिकेशंस वगैरह ले सकता है, क्या क्या मेडिकेशंस हैं, कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, राइट। प्रिस्क्राइब मेडिकेशन लैक्ट्यूलोज है और एंटीबायोटिक है एज पर कंडीशन, उसके बारे में एजुकेट करना है। मॉनिटर फॉर द साइड इफेक्ट डायरिया विथ लैक्ट्यूलोज, अब डायरिया का सॉरी आपका मॉनिटर करना है साइड इफेक्ट को, डायरिया एंड डायरिया विथ लैक्ट्यूलोज ना, लैक्ट्यूलोज का साइड इफेक्ट एंड डायरिया को आपको मॉनिटर करना है। पेशेंट सेफ्टी, अब पेशेंट की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, तो प्रिवेंट फॉल एंड इंजुरी ड्यू टू कंफ्यूजन, कंफ्यूजन की स्थिति की वजह से पेशेंट आपका डाउन फॉल ना हो या वो आपको कोई उससे इंजुरी ना हो, उसके बारे में भी आपको ध्यान देना है, उसके बारे में आपको देखना है। मेंटेन ए क्विट लो स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट टू रिड्यूस एजिटेशन, राइट। मेंटेन आपको क्या करना है, एकदम क्वाइट लो स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिससे क्या होगा आपका रिड्यूस होगा एजिटेशन। देन फैमिली एजुकेशन, उसके जो केयर गिवर है फैमिली मेम्बर उनको एजुकेट करना है, रिकॉग्नाइज करना है अर्ली सिम्टम्स ऑफ हेपेटिक इंसेफेलोपैथी का, स्ट्रेस के बारे में इम्पोर्टेंस बताना है ना, एंड रेगुलर मेडिकल फॉलोअप्स के बारे में पेशेंट को एनकरेज करना है, पेशेंट को प्रमोट करना है, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉम्प्ट रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हेपेटिक इंसेफेलोपैथी कैन सिग्निफिकेंट इम्प्रूव पेशेंट आउटकम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये सारा मेजर्स यूज करके हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा हेपेटिक इंसेफेलोपैथी आपका क्या है, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, जिसमें हमने देखा दिस इज द न्यूरोसाइकेट्रिक एक हमारा सिंड्रोम होता है जो कि लीवर के डिसफंक्शन की वजह से होता है, जिसमें आपका अमोनिया का एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, स्पेशली ब्रेन के, जिसमें हमने देखा कि ये किस वजह से आपको होता है, तो लीवर फेल्यूर की वजह से, लीवर सिरोसिस वगैरह की वजह से ये आपको हो सकता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, हाई प्रोटीन इनटेक करने की वजह से, स्पेशली नॉन वेजिटेरियन, देन जीआई ब्लीडिंग वगैरह एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से ये हो सकता है,
एंड स्टेज में हमने यहाँ पर जाना था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज, जो कि क्लिनिकल साइन में इसका कुछ स्पेशल साइन तो नहीं होता है, बट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होना, जैसे मेमोरी लॉस हो गया, कंफ्यूजन हो गया, पर्सनालिटी चेंज हो गया, मोटर डिसफंक्शन में आपका सेलर डिस्ट्रीब्यूस होना, एटेक्सिया होना, मसल्स का इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होना, राइट। न्यूरोलॉजिकल साइन होना आपका हाइपरफ्लेक्सिया, एबनॉर्मल पोस्चरिंग होना, इन सीवियर केसेस में अल्टर्ड स्लीप होना, वेकअप साइकिल चेंज होना, है ना। तो एक्सेट्रा ये सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। डायग्नोस्टिक में हमने लिखा है यहाँ पर आपका सीरम अमोनिया चेक कराना है, लेफ्टी फंक्शन, राइट। न्यूरोलॉजिकल कुछ टेस्टिंग होना, न्यूरो इमेजिन होना, सीटी स्कैन, ईईजी एक्सेट्रा। एंड मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट आपका लेक्टुलोज and reduction of ammonia level, rifampicin and ammonia producing gut bacteria, right. Supportive care में nutritional therapy, liver transplantation if necessary, non pharmacological कुछ measures हैं, nursing assessment, nursing prevention, nutritional education, safety and family education, right। तो ये सारे मेजर से हम इसे प्रिवेंट एंड ट्रीट कर सकते हैं, हम इसे मैनेज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।